Hello everyone, welcome to AS classes. हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, उसमें अब आज हम अगला टॉपिक देखेंगे, प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रेन्स। ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में देखने वाले हैं आज हम। उसके लिए कुछ केसेस स्टडी करनी पड़ेगी और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। ट्रेन्स के क्वेश्चंस सिंपल होते हैं यदि हम सारे केसेस को समझ लें तो। आइए सबसे पहले देखते हैं, एक ट्रेन क्रॉसेस अ पोल्स। जब कभी कोई ट्रेन पोल को क्रॉस करती है तब हमसे यह पूछा जाएगा कि वह ट्रेन कितने समय में पोल को क्रॉस कर ले रही है। आइए पोल को क्रॉस करे ट्रेन, या फिर कई बार होता है कि स्टैंडिंग मैन, ये भी पूछा जाता है कि ट्रेन स्टैंडिंग मैन को कितनी देर में क्रॉस कर ले रही है। तो आइए इसके लिए एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप किसी के साथ कहीं पे घूमने गए हुए हैं और आस पास रेलवे लाइन है। उसमें से यदि किसी ने आपसे वहां पे शर्त लगा ली कि आप ये बताओ कि यह ट्रेन कितनी लेंथ की है, केवल आपको दूर से ही बताना है कि यह ट्रेन कितनी लेंथ की है जो भी ट्रेन क्रॉस हो रही है, तो हम यह कैसे निकाल सकते हैं, ये निकालने का तरीका हम इस केस में पढ़ेंगे। अब एक्चुअल में रेलवे में जो भी ट्रैक होते हैं उनकी स्पीड स्पेसिफाइड होती है कि यह ट्रैक इतनी स्पीड का है। तो स्पीड को लेके हमें कोई इशू ही नहीं है, स्पीड हमें किसी भी रूट का पता होता है। जनरली ट्रेन के रूट्स के आधार पे स्पीड उसकी डिसाइडेड होती है। यदि हमें स्पीड पता है और यदि हम कोई एक चीज निकाल लें, क्योंकि हमें यह पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे स्पीड पता है, इन दोनों में से यदि मैं एक भी चीज जान जाऊंगा, यदि मैं टाइम पता कर पाऊं, तो मैं यह बता सकता हूं कि यह ट्रेन की स्पीड कितनी थी। अब टाइम कैसे पता लगेगा? एक सिंपल केस है कि मैं किसी भी जगह पे आसपास खड़ा हो जाऊंगा, ग्राउंड पे खड़ा हो जाऊंगा, और जैसे ही ट्रेन का इंजन मुझे क्रॉस करेगा उस टाइम मैं स्टॉप वॉच चला दूंगा, और जैसे ही ट्रेन का लास्ट कोच मुझे क्रॉस करेगा, लास्ट व्हीकल या एसएलआर जो भी क्रॉस करेगा, उस समय पे मैं अपनी स्टॉप वॉच को बंद करूंगा। इससे मैं अब केवल क्या निकाल सकता हूं कि कितना टाइम लगा है ट्रेन को मुझे क्रॉस होने में। स्टैंडिंग मैन स्टैंडिंग मैन यदि वह चल नहीं रहा है तो वह भी पोल की तरह ही एक्ट कर रहा है। तो सिंपल कि यदि मैं टाइम निकाल लूंगा, स्पीड मुझे पता है कि इस ट्रैक की स्पेसिफाइड स्पीड यह है, तो मैं आराम से ट्रेन की डिस्टेंस मतलब लेंथ बता सकता हूँ। क्योंकि ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यदि हम देखें ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। यदि कोई आदमी यहाँ पे है और इतना इस पोजीशन पे यहाँ पे उसका पावर था, और जब पूरा ट्रेन क्रॉस कर जाएगा तो ट्रेन कितना लेंथ चलेगी, जितना लेंथ ऑफ ट्रेन है उतना ही डिस्टेंस ट्रेन कवर करने वाली है। तो मैं इजीली बता सकता हूं कि यह ट्रेन कितना लेंथ चलेगी। आइए इसमें हम एक बार फॉर्मूले के आधार पे देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल फॉर्मूला निकालने के लिए जनरली हमसे पूछा जाता है कि टाइम बताइए आप। लेंथ हमें क्वेश्चन में दे देगा कि लेंथ ऑफ ट्रेन ये है। यदि क्वेश्चन में मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन दे देता है, किसी पोल को क्रॉस करने में लगा टाइम क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन ही ट्रेन को कवर करना है, खाली कितना लेंथ ऑफ ट्रेन, और स्पीड स्पीड ऑफ ट्रेन ही कहलाएगा बस। तो टाइम निकालना ऐसे केस में, पोल के केस में या स्टैंडिंग मैन के केस में, हमें यह फॉर्मूला याद रखना है, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। आइए केस नंबर 2 स्टडी करते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 है ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज और प्लेटफॉर्म। अब ट्रेन ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, मतलब कोई एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, मान लीजिए ट्रेन उस पर रुकना नहीं है, कोई ट्रेन आ रही है जिसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज डिनोटेड बाय एल टी, स्पीड ऑफ ट्रेन इज डिनोटेड एज एस टी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज डिनोटेड एज एल पी। अब हमें आप यह सोचिए, इमेजिन करिए कि ट्रेन को पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस होने के लिए कितनी लेंथ चलनी पड़ेगी। तो ट्रेन का पहले तो पावर इस केस पे आएगा, पावर यहां तक आएगा प्लेटफॉर्म के एंड तक, और जब पूरी ट्रेन क्रॉस करनी है तो ट्रेन इतना ट्रेवल करेगी। मतलब ट्रेन को यदि पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो यह डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ट्रेन को टोटली प्लेटफॉर्म से क्रॉस होने के लिए। तो प्लेटफॉर्म से क्रॉस होने के लिए जो टोटल लेंथ चलेगी ट्रेन, मतलब डिस्टेंस जिसे बोलेंगे, डिस्टेंस होगी एल टी प्लस एल पी। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो पावर यहाँ था, फिर अगले केस में पावर यहाँ तक आएगा, मतलब उस केस में प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेन चल गई है, और
ट्रेन को क्रॉस होने के लिए अपनी जो ट्रेन की खुद की लेंथ है वो अलग से चलनी पड़ेगी। मतलब LP प्लस LT यह डिस्टेंस ट्रेन को ट्रेवल करनी है। टाइम स्पीड क्या होगी? स्पीड तो स्पीड ऑफ ट्रेन ही होगा केवल, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो मूविंग ऑब्जेक्ट है नहीं। तो अब मुझे टाइम यदि इस केस में पूछा जाएगा तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस LT प्लस LP डिवाइडेड बाई स्पीड ST। यह केस होगा जब प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है या फिर ब्रिज क्रॉस करना है। यह एक चीज के लिए और पूछा जा सकता है, कभी ऐसा केस टनल के लिए दे देगा। टनल भी सेम ट्रीट किया जाएगा प्लेटफॉर्म या ब्रिज की तरह, क्योंकि ये सारे ही ऑब्जेक्ट एक जगह पे रुके हुए हैं। शायद ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3 जानते हैं। केस नंबर 3 क्या कहता है ये देखते हैं। केस नंबर 3, ट्रेन क्रॉसेस अ वॉकिंग मैन। ट्रेन क्रॉसेस अ वॉकिंग मैन मतलब कोई एक ट्रेन चल रही है जिसकी स्पीड है ST, और कोई एक आदमी है वह भी एक स्पीड से चल रहा है। मान लिया पर्सन की स्पीड SP या फिर और SM, आप जो भी चाहे वो मान सकते हैं। अब ऐसे केस में हमने लास्ट क्लास में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। रिलेटिव स्पीड में हमने पढ़ा था कि जब कोई दो चीज सेम डायरेक्शन में चल रही होती हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है, रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस कर दी जाती है। और यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तो रिलेटिव स्पीड को ऐड कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में मैं अभी एक केस लेके चलता हूं कि जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो ओवरऑल स्पीड या फिर रिलेटिव स्पीड जो होगी, रिलेटिव स्पीड होने वाली है अपनी ST माइनस SP। और डिस्टेंस लेंथ जो ट्रेवल करनी है, लेंथ जो होगी या फिर डिस्टेंस जिसे बोलते हैं हम, वह ट्रेन की लेंथ के बराबर ही होगी। क्योंकि आज जब हमने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लिया तो हमने यह माना कि यह आदमी रुका हुआ है। इस आदमी को ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना लेंथ चलना पड़ेगा? लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर ट्रेवल करना पड़ेगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन। ऐसे केस में जो टाइम का फॉर्मूला होने वाला है वह सिंपल है, LT अपॉन ST माइनस SP। यह केस जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो यह ST प्लस SP भी हो सकता है। यह केस पे डिपेंड करता है। यह भी सिंपल है, शायद ये भी समझ गए होंगे। इसमें सिंपल हमें रिलेटिव स्पीड के ये कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आप चाहें तो पिछले वीडियो में जाकर इसे देख सकते हैं। रिलेटिव स्पीड को उस क्लास में मैंने ढंग से डिस्क्राइब किया है। आइए अगला केस देखते हैं। केस नंबर 4, ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन। अब यह केस बोल रहा है कोई एक ट्रेन थी, वह किसी एक अनदर ट्रेन को क्रॉस करती है। तो अब हमसे इस केस में टाइम पूछा जाएगा। इस केस में क्या होगा, इस लेंथ, इसकी ट्रेन की लेंथ अलग LT1, इसकी लेंथ LT2। लेकिन पहले इसमें केस देखते हैं जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हो, मतलब एक ट्रेन इधर दूसरी भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो पूछा जाएगा, मान लीजिए यह ट्रेन की स्पीड ज्यादा तेज है, ST1 इज ग्रेटर देन ST2, तो ऐसे केस में क्या टाइम लगेगा यह पूछेगा। तो इसके लिए भी सिंपल केस है। आप देखिए रिलेटिव स्पीड सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या होने वाली है, ST1 माइनस ST2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में माइनस, तो सेम डायरेक्शन में मैंने स्पीड को माइनस कर दिया, यह हो गई रिलेटिव स्पीड। अब लेंथ कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी यह थोड़ा ध्यान से देखते हैं। लेंथ कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, लेंथ एक तो खुद की लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी पूरी, और दूसरा इस ट्रेन की भी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी। यदि आप इसे भी समझने की कोशिश करें, मान लीजिए यह ट्रेन रुकी हुई है, पीछे से जो ट्रेन चल रही है उसमें पहले तो पावर उसका इस कोच के सामने आएगा, लास्ट कोच के पास सामने आ जाएगा। उसके बाद इस ट्रेन को कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, लेंथ ऑफ दिस ट्रेन LT2 प्लस, अब जो पोजीशन होगी वो ऐसी हो जाएगी, फिर इस पूरी ट्रेन को खुद भी क्रॉस होना पड़ेगा, तभी यह कहलाएगा कि यह ट्रेन क्रॉस हो गई। तो ये खुद क्रॉस होने के लिए जितनी इस ट्रेन की लेंथ है LT1 उतना ट्रेवल करना पड़ेगा। मतलब टोटल जो लेंथ चलनी पड़ेगी वह चलनी पड़ेगी LT1 प्लस LT2। शायद यह भी आप समझ गए होंगे। तो अब यदि मुझे स्पीड और लेंथ मिल गई है तो टाइम मैं इजिली निकाल सकता हूँ, LT1 प्लस LT2 डिवाइडेड बाई ST1 minus ST2 in case of both trains are moving in same direction।
आइए इसी का अगला पार्ट पढ़ते हैं। जब दोनों ही ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हूँ, दोनों ही ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी तब के केस में हम देखते हैं, यदि मान लिया इस ट्रेन की स्पीड st1, इसकी स्पीड st2 है, लेंथ lt1 lt2, तो ऐसे केस में टोटल जो रिलेटिव स्पीड होगी वह क्या होगी, रिलेटिव स्पीड अपोजिट केस में हमेशा ऐड हो जाती है, तो रिलेटिव स्पीड होने वाली है st1 प्लस st2। लेंथ कितनी ट्रेवल करनी होगी, लेंथ के केस में पहले तो यह सामने आएंगी दोनों ट्रेनें, फिर यह इसकी लेंथ ट्रेवल करेगी और खुद क्रॉस होने के लिए अपनी खुद की, मतलब लेंथ तो यही होने वाली है lt1 प्लस lt2। तो जो हमें टाइम निकालना है तो टाइम के लिए सिंपल है lt1 प्लस lt2 डिवाइडेड बाय st1 प्लस st2। शायद यह आप समझ गए होंगे, यह है अपोजिट डायरेक्शन में यदि दो ट्रेन ट्रेवल कर रही हो तब के केस में टाइम यह लगेगा उन्हें क्रॉस करने में। केवल यही 4 केस हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, ट्रेन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और इन 4 केसों में सबसे बड़ा रोल यदि मुझे लगता है रिलेटिव स्पीड का, इसीलिए आप रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट्स में भी क्लियर रहें कि सेम डायरेक्शन के केस में जब भी सेम डायरेक्शन होगी तो हमें रिलेटिव स्पीड क्या करनी है, माइनस कर देनी है, और जब अपोजिट डायरेक्शन का केस होगा तो हमें रिलेटिव स्पीड्स को जोड़ कर निकालना है, मतलब दोनों स्पीड को जोड़ेंगे तो रिलेटिव स्पीड आएगी। यह चीज भी ध्यान रखिएगा। आइए कुछ कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A train running at the speed of 22 km per hour crosses a pole in 18 seconds. कोई एक ट्रेन है वह 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और किसी पोल को 18 सेकेंड्स में क्रॉस कर जाती है, तो हमें लेंथ ऑफ ट्रेन बताना है। हमने अभी देखा था कि पोल को क्रॉस करने के लिए उसे कितनी लेंथ चलनी पड़ती है ट्रेन को, lt लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू टाइम। यही हमने पढ़ा था, यह फॉर्मूला था। इसके केस में मुझे स्पीड और टाइम दिया हुआ है, लेंथ निकालना है। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 200 मीटर, ऑप्शन बी 250 मीटर, ऑप्शन सी 325 मीटर एंड द लास्ट ऑप्शन डी इज 280 मीटर्स। लेकिन हमें ये आप ध्यान से देखिए तो जो टाइम दिया हुआ है वो सेकेंड्स में दिया हुआ है और जो स्पीड दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। तो मुझे स्पीड को पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, और इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। तो यह मेरी हो जाएगी स्पीड ऑफ ट्रेन। टाइम 18 सेकेंड्स मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो आइए ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। तो यहां से मुझे निकाल t मतलब 18 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन को मैं इसी टर्म्स में लिखता हूं, बाद में इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5/18, तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू 18 इंटू 56 इंटू 5/18, ये कट गया 60280। तो इस केस में आंसर हो गया 280 मीटर्स। कुछ नहीं था, फॉर्मूले पे इजीली वैल्यूज को पुट करना था। यूनिट्स को जरूर ध्यान रखिए ट्रेन के केस में, क्योंकि हमेशा टाइम जो है वो सेकेंड्स में ही रहेगा और कई बार जो स्पीड की यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर में होगी, इसीलिए कन्वर्जन ध्यान से देखिएगा। आइए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर 280 मीटर्स, जो कि अपना भी आया था। शायद आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A train 300 meter long is running at a speed of 54 km per hour. In what time will it pass bridge 150 meter long? अब यहाँ पे एक ट्रेन है, वो ब्रिज को पास करेगी तो कितना टाइम लगेगा यह पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 32 सेकेंड्स, ऑप्शन बी 30 सेकेंड्स, ऑप्शन सी 51 सेकेंड्स एंड द लास्ट ऑप्शन डी इज 16 सेकेंड्स। ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए किसी एक LT लेंथ की ट्रेन के लिए हमने टाइम का जो फॉर्मूला देखा था वो देखा था लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक एट अ मोमेंट इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं यदि आप इसको थोड़ा सा उसको समझ पाए या फिर उसको थोड़ा सा अपने मन में सोच पाए तो
तो अब इस केस में मुझे स्पीड फिर देखिए आप किलोमीटर पर आवर में दी है और जो लेंथ दी हुई है वो मीटर में दी हुई है, मतलब इसे मुझे फिर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जा 54, मतलब स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करिए, लेंथ ऑफ ट्रेन 300 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 150 मीटर, यह भी क्वेश्चन में गिवन है, स्पीड ऑफ ट्रेन 15 मीटर पर सेकेंड, 450 डिवाइडेड बाई 15, दिस विल बिकम 30 सेकेंड्स। सो इसका मतलब ट्रेन जो है वो आप प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, मतलब इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, 150 मीटर लेंथ की ब्रिज को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को 30 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। करेक्ट आंसर देखते हैं 30 सेकेंड्स। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इट टेक्स अ 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन 12 सेकेंड्स टू पास अ पोल। 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन को पोल को पास करने में 12 सेकेंड का समय लगता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म ऑफ 900 मीटर लॉन्ग। 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को पास करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 40 सेकेंड्स, ऑप्शन बी 32 सेकेंड्स, ऑप्शन सी 42 सेकेंड्स एंड द लास्ट ऑप्शन डी 50 सेकेंड्स। आइए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हमें फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है उसको समझ, पहले उससे हम क्या निकाल सकते हैं यह देखते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन दिया हुआ है 360 मीटर्स, टाइम दिया हुआ है 12 सेकेंड्स, पोल को क्रॉस कर रही है कोई ट्रेन। पोल के केस में हमने पढ़ा है, पोल के केस में जो हमें टाइम लगता है वो लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। मैं इस केस से स्पीड निकाल सकता हूं कि ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है। तो सिंपली इस फॉर्मूले पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। T12 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 360 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 30। सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। आइए अगला पार्ट पढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म ऑफ 900 मीटर लॉन्ग। प्लेटफॉर्म के केस में जो टाइम हो लगता है ट्रेन को, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। यही फॉर्मूला हमने देखा था। इस फॉर्मूले पे सिंपली वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो T इज इक्वल टू LP 900 मीटर प्लस LT 360 मीटर्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन 30। 1260 डिवाइडेड बाय 30, 42 सेकेंड्स। सो द राइट आंसर इज 42 सेकेंड्स। आइए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर C 42 सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A train 348 meter long is running at a speed of 36 km per hour. It crosses a bridge in 50 seconds. What is the length of the bridge? Option A 152 meters, option B 176 meter, option C 146 meter and the last option D 103 meters. एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 348 मीटर लॉन्ग, स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेस अ ब्रिज इन 50 सेकेंड्स, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज। ब्रिज या प्लेटफॉर्म के केस में हमने पढ़ाया है, जो टाइम का फॉर्मूला हमने लिखा था वह फॉर्मूला था लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। मुझे टाइम दिया हुआ है 50 सेकेंड्स टाइम लगता है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज मुझे कैलकुलेट ही करनी है, प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 348 मीटर्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड फिर से आप ध्यान से देखिए तो किलोमीटर में दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 का सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं 10 रख दूंगा। तो लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू 500 माइनस 348, दिस द राइट आंसर इज 152 मीटर। इजी क्वेश्चन था, केवल आप बेसिक्स को याद रखिए, ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, खाली फॉर्मूले पे हमें वैल्यूज को रख देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ सर्टेन ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग,
it passes a man running at 5 km per hour in the same direction in which train is going. It takes the train 10 seconds to cross the man completely. Then the speed of the train is first option 60 kmph, option number B 66 kmph, option C 50 kmph and the last option D is 55 kmph. इस क्वेश्चन में केस ऐसा है कि एक आदमी है जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ट्रेन भी चल रही है। ट्रेन टोटल टाइम जो लेती है वह 10 सेकंड्स ट्रेन को लगता है इस आदमी को पूरी तरीके से क्रॉस कर जाने के लिए, जबकि ट्रेन की लेंथ जो है, हमें लेंथ ऑफ ट्रेन भी दी हुई है 125 मीटर्स। हमने पढ़ा है वॉकिंग मैन की स्पीड में, वॉकिंग मैन के केस में जो हमें टाइम लगता है वह टाइम लगता है लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। हमने पढ़ा है, जानते हैं हम, सेम डायरेक्शन के केस में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है, मतलब एस टी माइनस एस पी, पर्सन या फिर मैन, जो भी आप रखना चाहें। तो इस फॉर्मूले पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए। टाइम लगा है 10 सेकेंड्स, लेंथ ऑफ ट्रेन 125 मीटर्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमें स्पीड ऑफ पर्सन, आप इसे ध्यान से देखिए, ये भी हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 5/18। और ये ऑप्शंस भी ध्यान से देखिए, किलोमीटर पर आवर में रखा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों को कॉमनली 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरा ही मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 = 125 × 18 डिवाइडेड बाई 5 × ST-5। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 kmph। राइट आंसर भी 50 kmph है। ये कैलकुलेशन आप ट्राई करिएगा, यदि नहीं आए तो आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में कुछ इसके एक अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ मिलते हैं, जिसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ेगा। इसीलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।